आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर मनीषा त्यागी, मैं आईएमए की पूर्व सचिव हूँ। मैम आज बंगाल की जो घटना है वेस्ट बंगाल की, उसको लेकर एक लंबा आपका पूरा दिन हो गया और उस पर विचार करते हुए आज क्या क्या रखा गया है। सुना जा रहा है कि बुद्धि शुद्धि के लिए हवन भी है, पद यात्रा भी हुई। इसके अलावा एक चीज़ और निकल कर आई है मैम, जो बात की गई है कि बच्चों की रख रखाव, सुरक्षा, टास्क फोर्स, तमाम चीज़ों पर बात हुई है और अल्कोहल को लेकर बात की है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, जो सबसे पहले तो जो हमारी ये जो आज की थी, वो बंगाल में कोलकाता में जो हुआ उसको एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, वो घटना जो दुर्गा की स्थली कही जाती है, जहाँ दुर्गा पूजा जाती हैं, वहाँ पे एक स्त्री के साथ ये घटना घटी। और जिस पश्चिम बंगाल ऐसे स्टेट में घटी जो एक स्त्री के हाथ में है, जिसकी शासिका एक स्त्री है, तो ऐसी जगह पे घटना या कहीं भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बच्ची जो 24 घंटे की ड्यूटी करके अपने वर्क प्लेस पे, अपने हॉस्पिटल में, ऐसा हॉस्पिटल जो हम अपने घर के बाद सबसे सुरक्षित माहौल अगर मुझे कहीं लगता है या किसी भी डॉक्टर को कहीं लगता है तो वो अपना हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे हुई है। तो उसके लिए बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है लोगों में। और हमें ये बात जनमानस तक पहुंचानी थी, हमें किसी पब्लिक को कोई परेशान नहीं करना था, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमने पदयात्रा की, शांति मार्च किया। और एक प्रधानमंत्री जी के नाम एक हमारा ज्ञापन था जो हमने डीएम सर को दिया। उसके बाद आज हमने सारे दिन के लिए ओपीडी बंद की। आज 24 घंटे का हमारा ये बंद है, जिसमें हम, क्योंकि कोई पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, तो हमने इमरजेंसी सेवा तो रखी है, लेकिन हमारी ओपीडी 24 घंटे के लिए उसकी याद में बंद है। इसके अलावा हम, जैसा आपने बताया कि एक गोष्ठी भी की गई जिसमें आज के समाज पे क्या क्या दुष्परिणाम हैं, जैसे शराब और या और भी चीज़ें, जो ड्रग्स, इसकी वजह से बच्चों में जो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जो लड़कों में ये ऐसी पैशाचिक प्रवृत्ति, क्योंकि वो एक सिर्फ रेप और मर्डर नहीं था, रेप के बाद एक जघन्य नृशंस हत्या जिसे कहते हैं, क्योंकि बच्ची के कूल्हे की हड्डी टूट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी है कि जो लिखने वाला और पढ़ने वाला, अगर मैं उसे पढूं तो मेरे भी आंख में या किसी के भी आंख में आंसू आ जाएं, वो पढ़ी नहीं जा सकती जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तो ऐसी इसके लिए कि हम सख्त, कड़ी से कड़ी सजा, उसको फांसी हो, तो उसके लिए, और आगे समाज में जो ये व्याभिचार आ रहा है, उसके लिए हम लोगों ने एक यज्ञ और हवन का भी। कि आप भी महिला हैं और जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, डॉक्टर महिला पर हुआ तो आप लोग आ गए, लेकिन देश भर में बहुत ऐसे अत्याचार हो रहे हैं जो असहनीय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप समाज का आईना है और बिल्कुल आपको आवाज उठानी चाहिए। तो ये प्रॉमिस करेंगे आप कि भाई हम सब पर आवाज उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एज अ महिला और एज अ डॉक्टर दोनों, क्योंकि डॉक्टर होने से हमारी जिम्मेदारी, आप जितने बौद्धिक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी समाज के लिए उतनी बढ़ती जाती है। आप सिर्फ अपनी फ्रेटर्निटी के लिए नहीं, इसको लोग नहीं जानते थे, लोगों को जन चेतना बढ़ाने के लिए, नेशनल लेवल पे इस चीज को लाने के लिए हमारा पैन इंडिया स्ट्राइक था। लेकिन कहीं भी कुछ हो, चाहे कठवा में हो, चाहे कश्मीर में हो, कहीं भी कुछ हो, कहीं भी कोई भी अगर किसी भी नारी पे, किसी भी लड़की पे, किसी भी बच्ची पे कोई भी अत्याचार हो रहा है, किसी भी तरह का रेप, क्राइम, कुछ भी, मर्डर, तो उसके लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं और आईएमए हमेशा साथ देता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। सर परिचय पूरा? मैं डॉक्टर आशु मित्तल, आईएमए का मेंबर भी हूँ, आईएमए टास्क फोर्स का भी। सर आज इतनी बड़ी सर जघन्य अपराध को लेकर जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, उसको लेकर सर आपका एक कार्यक्रम था, हड़ताल कर रहे हैं सर, क्या पूरा कार्यक्रम था और कब तक रहेंगे आप? ये है कि देखो, एक लड़की जो रेजिडेंट है, पीजी सेकेंड ईयर में है, अपना काम कर रही थी, 36 घंटे उसने ड्यूटी करी, थोड़ा सा सोने क्या गई वहाँ पे, तो दरिंदों ने आके उसे रेप भी कराया, कैसे मारा उसके आपने फोटोज भी देखी होंगी। और सरकार वहाँ बचाने को लग रही है। 5 इसमें कल्प्रिट भी आ गए, 2 वहाँ के मिनिस्टर के बच्चे भी हैं और 2-3 के नाम भी आए हैं, आजम नाम भी हैं, 4-5 लोगों के नाम भी आए हैं उसमें। उनको पकड़ तो रही नहीं उन्हें और बचाने के चक्कर में, क्योंकि सरकार के लोग हैं वो। तो आईएमए ने, मेरठ की आईएमए ने कितना समर्थन किया है वहाँ के? तो ये है, पहले बात तो मेरठ की आईएमए तो पहले ही स्ट्राइक पे थी और आज तो पूरे नेशनल आईएमए ने भी स्ट्राइक करी है, तो मेरठ आईएमए ने तो 2 बार स्ट्राइक कर दी इसमें। और हमारी यही मांग है कि उनको जितने भी कल्प्रेट्स हैं
उनको हैंग करा जाए, और जैसे योगी जी करते हैं कि बुलडोजर चला के उनका घर भी तोड़ा जाए। और हम तो ये कहते हैं जितनी भी फैमिली है उनको बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाए। हमें यहाँ कोई नहीं फैमिली चाहिए उनकी, और उनको तो या तो इनकाउंटर कर दें, उनको फांसी की सज़ा हो हाथ के हाथ। तो हमें तो तुरंत जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, तुरंत हमें कार्रवाई चाहिए। और ये ऐसा होना, संदेश खाली में आपने पढ़ा था, कुछ दिन पहले हुआ था संदेश खाली, उससे पहले इलेक्शन के बाद 5 लाख हिंदुओं को भागना पड़ा था बंगाल से। तो क्या ये दिख नहीं रहा क्या योगी जी को और मोदी जी को? तो मोदी जी क्यों नहीं उनको डिसमिस कर रहे? सरकार कब तक खून देखती रहेगी? 5 लाख पहले कश्मीर से भागे थे तो हम कोसते थे, अब तो आपके सामने 5 लाख भागे बंगाल से, तो आपने क्यों नहीं इनको डिसमिस किया अभी तक ममता को? ये सब काम इसीलिए होते जा रहे हैं क्योंकि आप उन्हें डिसमिस नहीं कर रहे हैं। संदेश खाली भी इसीलिए हुआ, आपने फिर भी कुछ नहीं करा। अब ये लड़की का हुआ, आप अब भी कुछ नहीं कर रहे, आगे भी होते रहेंगे। तो क्या ये हिंदू और लड़कियां मरने के लिए पैदा हुई हैं क्या? इसीलिए वोट दे रहे हैं आपको? आप तो बस सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आप तो और कुछ कर नहीं रहे। और आप क्या कहते हैं, बस फ्री दे रहे हो, फ्री दे के वोट ले रहे हो। लेकिन जो एक्शन योगी जी कर रहे हैं, ऐसा एक्शन कब लेंगे आप? और आपसे बस की नहीं है तो फिर मैं तो कहूँ योगी जी को आने दो, योगी जी एक्शन लेंगे, ममता को भी हटा देंगे, बुलडोजर भी चला देंगे, क्राइम तो रुकेगा आगे। क्राइम बिल्कुल, या तो प्राइम होम मिनिस्टर बनाया जाए, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तभी कुछ काम होगा इसका। क्राइम तभी सुधरेगा इस देश का, जैसे यूपी में सुधरा हुआ है। मैं डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, मेरठ पूर्व IMA अध्यक्ष और चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज आपका प्रोग्राम था और बाकायदा आपने पद यात्रा की, विरोध किया बंगाल की घटना का, लेकिन अब आपकी कोशिश चल रही है यहाँ पर शराब के सेवन पर कुछ ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये गंभीर मुद्दा है, और खासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए, आपके जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर मेडिकल के, पार्टी कोई भी हो, शराब का होना मस्त होता है। देखिए, जो मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं वो भी समाज से ही आए हैं, और शराब का मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं कि हमें पता है कि शराब से कितनी हानि हो सकती है। ये न केवल एक समाज का एक बहुत बड़ा दुर्व्यसन है, न इससे केवल एक व्यक्ति की क्षति होती है, एक पूरे समाज और एक राष्ट्र के भी एक बहुत बड़ी एक क्षति होती है। जहां सरकार को मैं अपील करता हूं कि शराब बंदी हो, जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। मेरी यहाँ पर जो योगी जी सरकार है, मेरी उनसे विनती है और अपेक्षा भी है कि वे कम से कम शराब, धूम्रपान और जितने भी तम्बाकू जनित पदार्थ हैं उन पर तत्काल रोक लगाएं। तो उसका मैं कारण साफ बताता हूं कि जितनी आय सरकार सोचती है कि हम इनसे, इन पदार्थों से, इन शराब से, इन तम्बाकू के पदार्थों से हमें आय होती है, उससे ज़्यादा शायद उनको इसके बचाव के लिए जो व्यक्ति जो लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर से पीड़ित हो जाता है, उसके लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल खोलने पड़ते हैं। जो कैंसर, फेफड़े के कैंसर, तमाम रोगी जो COPD के हो जाते हैं, उनके लिए जो विभिन्न अस्पतालों के विभाग खोलने पड़ते हैं। साथ ही जो स्ट्रोमा, जो एक्सीडेंट्स होते हैं शराब पी के नशे के चलाने वाले से, उनसे जो उनके लिए ट्रॉमा सेंटर्स खोलने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा नुकसान, उनसे ज़्यादा खर्च वो आय से ज़्यादा करना पड़ता है। और मैं केवल आय की और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि खर्चे की, ये जिस व्यक्ति के, जिस घर से वो व्यक्ति जाता है, उसका परिवार ही समझ सकता है उस दर्द को, जो उसको पूरे जीवन नहीं भुला सकता। तो ये एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है सरकारों की कि वे ऐसे जो शराब जैसी चीजें हैं उनमें प्रतिबंध लगाएं, और जो तम्बाकू के पदार्थ है उन पर भी प्रतिबंध लगाएं, और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो क्या मानते हैं आप कि जिस तरह वेस्ट बंगाल में बड़ा कांड हुआ है, क्या शराब इन सब का कारण होती है? बिल्कुल मैं मानता हूँ। शराब जब एक हम पीते हैं, तो कोई व्यक्ति पीता है तो उसका मति भ्रम हो जाती है, उसको ये समझ नहीं रहती, वो एक पशु मानव के समान हो जाता है। क्या गलत है, क्या सही है, इसका विवेक करने का निर्णय उसके अंदर नहीं रह जाता, और एक जो बहसीपन है वो उसके अंदर आ जाता है, और ऐसे अमानुष और जो पाशविक कृत्य वो करने के लिए बाध्य हो जाता है इस शराब के नशे में। जब उत्तर प्रदेश में तब जब एक संत की सरकार बनी, एक संत उत्तर प्रदेश के मुखिया बन के आए, तब आपको क्या क्या उम्मीदें थी उनसे? आपने बहुत ही मेरे दिल को छूने वाला प्रश्न किया, और वास्तव में मैं कहूँ कि मुझे तो कहना भी नहीं जरूरत थी आज आपके सामने, कि मांग करने की भी जरूरत नहीं थी कि जब योगी जी यहाँ पे आदित्यनाथ जी बैठे, जहाँ हिंदुत्व की और अपनी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो केवल एक ऑर्डर पहले दिन निकाल देना चाहिए था कि कहीं भी पूरे मेरे प्रदेश के अंदर ना शराब बिकेगी, ना कहीं तंबाकू बिकेगा। और हम जब जो हिंदू वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति और जब उसके पोषक है, तो हमें तो ये मांग करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। आपने कहा क्या आशाएं थी, बहुत आशाएं पूरी हुई हैं,
और मुझे तो लगता है कि अब जो भविष्य में मुझे लगता है भारत का, वो मुझे तो योगी जी के हाथों में ही लगता है। जैसे यहाँ पे बुलडोजर संस्कृति चलाकर 2 दिन के अंदर न्याय होता है, अगर ऐसा न्याय बंगाल की सरकार बंगाल में हो जाता तो आज किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारी बेटियों के साथ निर्भया जैसा कांड ये दोबारा हो सकता। सर क्या लग रहा है सर, किस तरह सर आज जो आपने प्रोटेस्ट की है, तो क्या अब शराबबंदी को लेकर आप योगी से मिलेंगे क्या? हमने कई बार, मैं पर्सनली अपने पाठक जी, अब जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, कई विषय मौके पर मुलाकात हुई उनसे, जो हमारे वाइस चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद, उनसे भी मेरी मुलाकातें हुई संगठन के तौर पर। मैंने उनसे ये मांगे रखी कि जहाँ स्कूल कॉलेजेस हैं उनके बिल्कुल सामने, जहाँ बच्चे पेंसिल्स लेने जाते हैं, रबर लेने जाते हैं, उस शॉप के बिल्कुल बगल में बियर शॉप खुली हुई है। तो आप कैसे रोक सकते हो उस बच्चे को जो उसका मन अभी पता नहीं है क्या गलत है क्या ठीक है, कि वो बगल में जाके बियर शॉप पीते हैं, बियर लेते हैं और फिर उसको बियर को आगे बढ़ाकर शराब के पूरे नशे में अंधे हो जाते हैं। तो ये हमारी आइन में की पहले से भी हमने विचार रखा यहाँ पे कि एक संगठन बने और ये योगी जी से मिले कि जैसे नीतीश जी ने एक वहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध शराब पर लगा रखा है, उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण प्रतिबंध शराब, गुटखा, तंबाकू, उनसे जितने भी पदार्थ, नशीले पदार्थ हैं, ड्रग्स हैं, उन पे बहुत एकदम से बंद हुए और यूज करने वालों पे बहुत सख्त कार्रवाई हुई।